बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे से प्लान कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम आज के शो के आगाज़ की तरफ बढ़ेंगे, ख़बरें भी होंगे, सेगमेंट भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें शो में ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। 11:05 पर इंशाल्लाह हमारा भी शामिल होगा। अभी हम जी चल रहे हैं अपने शो के बाकायदा आगाज़ की तरफ। आपको पता है जी, सबसे पहले हमारा 10 बजे का सेगमेंट होता है, हम अपनी टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। खबरों की तरफ आएंगे। आज की पहली खबर, समनाबाद अंडरपास के लिए 15 जून की डेडलाइन। वज़ीर आला का 3 शिफ्टों में अमला लगाकर 15 जून तक काम मुकम्मल करने का हुक्म। नौ मई को जलाओ घिराव की मजम्मत। मुराद राज, फिरदौस आशिकवान, अबरारुल हक भी पीटीआई छोड़ गए। घरों में गाड़ी धोने और पानी के ज़िया पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा। तजावुज़ात के मुर्तकिब अफराद को 10 लाख रुपये जुर्माने का हुक्म। और इसके बाद आपको बताएं, वफाक पंजाब का ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने पर इत्तफाक। सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। हम आएंगे खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आ जाते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही खुश आइंद है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से अक्सर शेयर करती रहती हूँ कि एक लाहौर ब्रिज पे भी काम हो रहा है, वहाँ से भी हर रोज़ गुजर के आना होता है, समनाबाद से भी हर रोज़ का गुजर है थ्रू ट्रैफिक के। और दूसरा, टाइम आपको उस तरह से मैनेज करके, क्योंकि ऑफिस भी टाइम पे पहुंचना होता है, तो थोड़ा मुश्किल था। सीएम साहब खास एक्टिव नज़र आ रहे हैं। थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पर ज़रूर, क्योंकि वो जो मंसूबे हमें महीनों पे और साल हा साल ले जाते हैं, वो वाकई हमें लग रहा है कि किस तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ ऊपर सर पर एक डंडा सवार रहे और कोई पूछने वाला हो और अपडेट लेता रहे, काम की रफ्तार देखता रहे, तो ये टाइम चीज़ें ज़्यादा नहीं लेती है, इन्हें डिले किया जाता है। हम बात कर रहे हैं समनाबाद अंडरपास की, जिसके लिए आप 15 जून की डेडलाइन दे दी गई है। वज़ीर आला ने 3 शिफ्टों में अमला लगाकर 15 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। खोखर साहब जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि 3 शिफ्टों में काम करना जो है ना, तो ये हमारे मुल्क की जो है ना, इसमें कदर में इजाफा होगा, क्योंकि हमारे जो तरक्याती प्रोग्राम है वो डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लागत बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। ठेकेदार कीमत बढ़ा देते हैं, सरिये की कीमत बढ़ जाती है, सीमेंट की कीमत बढ़ जाती है और फिर प्रोजेक्ट महंगा हो जाता है। और इसलिए वो बड़ा अच्छा सीएम का कदम है। और सीएम ने दौरा भी किया समनाबाद अंडरपास का। अभी मैं टीवी पर देख रहा था कि ये 15 जून तक मुकम्मल किया। लेकिन इसके साथ साथ मेरी ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश है कि वो ट्रैफिक का मुतबादल निज़ाम जो है वो उसको जारी रखें। और जो लोग हैं वहाँ के समनाबाद के या गुलशन रावी के रिहायशी हैं, उनको या वो जो चबुर्जी है, पूंछ हाउस है, उन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको मुतबादल रस्ते से ट्रैफिक का फ्लो जो है उसके लिए अजाफी वार्डन मुकर्रर करने चाहिए। ट्रैफिक के फ्लो में लोगों को यानी वक्त पर लोग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे, जो भी आए उसको तकलीफ ना हो, लेकिन तरक्याती काम पर भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, तरक्याती काम भी हो। और 3 शिफ्टों में जो काम है, ये बड़ा अच्छा कदम है जी, अच्छा कदम है। और इसी वजह से हम देखेंगे कि ये काम जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। अली, आप सीएम साहब के साथ होते हैं, मुझे अब वो शहबाज शरीफ साहब वाले ना, ऑल्दो हम पहले दिन से ही देख रहे हैं, मोहसिन साहब बड़े एक्टिव हैं, लेकिन वो जो एक शहबाज शरीफ साहब वाला डंडा नज़र आता था ना, कि बस आपने दौड़ें लगवा दी, अब मुझे वो नज़र आना शुरू हो गया। देखिए, इसमें सीएम साहब का जो फॉलोअप वाला एक है कंपोनेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है या कोई भी मीटिंग लेते हैं, तो उसमें कोई डायरेक्शंस देते हैं, तो उसका फॉलोअप लाजमी रहता है। और इसी फॉलोअप की वजह से प्रोजेक्ट जो है उनकी रफ्तार कुछ तेज़ हुई है। और उन्होंने वज़ीर आज़म को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया कि प्रोजेक्ट की डिले के ऊपर जो है वो आप ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो दें। तो उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दौरा किया, लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा किया उन्होंने। तो उसी पर उन्होंने हदायत जारी की कि जनाब फ़ौरी तौर पर यह प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होने चाहिए। ये उसी का पस मंज़र है कि अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो ख़ुद आए रोज़ उनका यही एक विज़िट होता है लाहौर के अंदर, जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं, एक शादरा का और एक ये लाहौर ब्रिज का और एक अंडरपास का प्रोजेक्ट। अब इसके लिए जो मुख्तलिफ डेडलाइंस है, जो डेडलाइन मुकर्रर करते हैं, उसका मकसद भी है कि प्रोजेक्ट में ज़रा तेज़ी आ जाए। तेज़ी आएगी तो प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल हो जाएगा और वहाँ के जो आसपास के शहरी हैं, उस प्रोजेक्ट के अतराफ़ में रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, जिनका लोग गुजरना होता है। मुझे लगता है सिर्फ विल की ज़रूरत होती है। अगर मैं लाहौर ब्रिज का काम देखूँ, बहुत तेज़ी से चल रहा है,
और वो भी काम बगैर रुके बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आपके साथ यहाँ पर अकबर चौक का भी काम शुरू हो गया है। यानी ये जो डिले किया जाता था, ये सब ड्रामेबाजियाँ थी। देखिए डिले में मतलब 3 बड़े मंसूबे 4 चल रहे हैं और एक साथ हम सब पे देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा डिले है। में बाज़ औक़ात ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाए, इसकी कॉस्ट बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टर्स का जो एक टेंडर सिस्टम है वो भी बढ़ेगा और उससे कमीशन मिल जाएगा। ये एक छुपी बात होती है इनके अंदर। तो लिहाजा अगर आपके ऊपर कोई मॉनिटर करने वाला बंदा बैठा हो तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को डिले नहीं होने देते। आपको बर वक्त बजट मिल जाए, आप बर वक्त उसकी मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग के साथ आप लुक आफ्टर करते रहें प्रोजेक्ट की, तो फिर आपका प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल हो सकता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि 3 शिफ्टों में काम करें, 3 शिफ्टों में काम करने का मतलब है कि हर वक्त काम रहना ही रहना, काम और फिर आप देखेंगे कि जल्दी काम होकर रास्ता खुल जाएगा और लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। चले समनाबाद के रिहायशियों के लिए, गुलशन रावी, मुल्तान रोड पे सफ़र करने वाले, चुबुर्जी जाने वाले, उनके लिए तो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आ जाए शादरा प्रोजेक्ट में। सेकंड स्टेज फ्लाईओवर खत्म, रावी पर 4 लेन का नया पुल शामिल किया गया। मेट्रो बस को कालाशाह काकू से यूईटी और दीगर आबादियों तक ले जाएगा। शादरा से शेखुपुरा की जानिब भी फ्लाईओवर होगा। खोखर साहब, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। जो शादरा है ना, वो एक निगलेक्टेड एरिया है लाहौर का। हालांकि वो लाहौर का हिस्सा है, लाहौर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा है, लेकिन वो निगलेक्टेड दरिया से परली तरफ है क्योंकि लोग वहां पर जाते नहीं है। और जिसके पास थोड़े से पैसे शादरा में आते हैं ना, वो लाहौर शहर में आकर अपना मकान बना लेता है, लाहौर शहर में आकर अपनी रिहाइश रख लेता है, वहां पर नहीं रखता, जिसकी वजह से शादरा बड़े अरसे से निगलेक्टेड था। और वो आपको पता होगा, वो जो फ्लाईओवर जहां बनना था, वो अमामिया कॉलोनी का, वहां ट्रैफिक का बड़ा मसला था। शादरा मोड़ पर ट्रैफिक का बड़ा मसला था। इधर फिर वो जो एक नहर दरिया के ऊपर जो पुल है, संगिया पुल का, वहां बड़ा ट्रैफिक का मसला था। तो शादरा के लोगों को जब भी मैं देखता था, टीवी पर मैं देखता था, तो और खबरें चल रही थी कि शादरा पर ट्रैफिक जाम होगी, लोग फंस गए। सुबह जो शादरा से लाहौर आते हैं, लाहौर में कहना चाहिए, लाहौर में कहना चाहिए, यानी कि शहर की तरफ जो आते हैं, जो मेन शहर की तरफ आते हैं, वो भी लाहौर का हिस्सा है, तो वो उनको वक्त पर वो अपने दफ्तरों में नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से ये मसला था। और सीएम ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, वहां पर फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, अंडरपास भी बन रहे हैं, और शादरा मोड़ पर भी फ्लाईओवर बन रहा है। इससे ट्रैफिक का जो फ्लो है वो तेज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और लोगों की परेशानी। और फिर ये है कि जो शादरा के जो वहां की जो प्रॉपर्टी है, उसके रेट भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, आपने सही ये तो डेफिनेटली जब भी किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके अतराफ में जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो कमर्शलाइज हो या हाउसिंग के रिलेटेड हो, उसकी लागत जो है उसमें इजाफा होता है। अब देखें, ये प्रोजेक्ट जब बनेंगे, शादरा का प्रोजेक्ट है, अब शादरा के अतराफ में बहुत बड़ी सोसाइटी जो है वो भी बन रही है। फिर उनका एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपकी ट्रैफिक की वो बहुत कम हो जाएगी, और वो ड्यूरेशन कम होने का वो फ़ायदा उठाएंगे। वो इसी प्लानिंग के तहत ही अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जनाब लाहौर टूवर्ड शादरा, शादरा टूवर्ड लाहौर, आपको कितना डिस्टेंस पड़ेगा, मतलब आप 5 मिनट में, 10 मिनट में आप जो है वो शहर के अंदर हो सकते हैं। तो उसका फ़ायदा इन प्रोजेक्ट की वजह से उनको होता है। और वैसे भी है ना, शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते होते हैं ना, इनको आपको वसी इनकी एक्सटेंशन जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से हमने देखा ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी होती थी जब कभी आपने शहर में एंटर हुए। गजुमता देख लें आप, ठोकर न्याज बेग देख लें आप, शादरा देख लें, ये आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन इनकी करनी होगी और इसका ट्रैफिक का निज़ाम वहाँ पे बेहतर करना होगा। अब थोड़ा सा जब पीक आवर्स होते हैं ना, उस वक्त ट्रैफिक तो बिल्कुल जाम होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम, क्योंकि स्कूल के टाइम में छुट्टी है, फिर दफातर में छुट्टी है, काम से वापस आना लोगों ने, उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए इनको मनसूबाबंदी करनी चाहिए। अब हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आना 5-5 साल की मनसूबाबंदी, ये क्या प्लानिंग है? प्लानिंग करें आप, 20-20, 30-30 साल की प्लानिंग करें, ताकि 30 साल तक आपको वहाँ की प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक्सटेंशन जो है वो ना करनी पड़े। ये आए रोज़, अब ये 5 साल 10 साल की प्लानिंग होगी तो 10 साल बाद इस प्रोजेक्ट को फिर उखाड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो इसके ऊपर लागत आ रही है, अब ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर उन्होंने रिवीजन की है, तो लागत में 1 करोड़ रुपए का इजाफा जो है वो भी बताया जा रहा है। इसका डिज़ाइन जो है वो तब्दील किया जा रहा है। तो डिज़ाइन ठीक है, आप तब्दील करें, लेकिन आपकी फिजिबिलिटी स्टडी वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले सालों में शहरियों को प्रॉब्लम ना हो। मतलब 10 साल की अगर इसकी एक लिमिट है तो 10 साल का फ़ायदा उसका, 10 साल बाद फिर अब 10-20 30 अरब रुपए तक वो प्रोजेक्ट जो पहुंच जाएगा। अब ये कालाशाह काकू को और यूएटी को जो मिला रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। कम अज़ कम जो हमारी मेट्रो बस चलती है वो कालाशाह काकू तक जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी आपने बनाई हुई हैं, तालीमी इदारे हैं वहाँ के।
तो फिर उसके बाद आपका एक मसला आ जाएगा कि आप उस एरिया को लाहौर डिवीज़न के अंदर, जो लाहौर के अंदर है, उसको फिर लाहौर का हिस्सा भी आपको बनाना जो है वो पड़ेगा, एक नई तहसील। क्योंकि लाहौर की जो इंतज़ामी ढांचा है उसको आप 2 हिस्सों में तकसीम करने की प्लानिंग ऑलरेडी पहले ही चल रही है। अगर उस पर काम होता है तो फिर आपको ये वाला एरिया साथ मिलाना पड़ेगा और उससे आपका रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ेगी। बिलाशुबा रेवेन्यू के साथ साथ फिर आपको वहाँ पर अपनी मुतलका जो पोस्टें हैं वो इंक्रीज भी वो बढ़ानी पड़ेंगी और साथ उससे ये होगा कि वहाँ के लोगों का डोमिसाइल जो है वो लाहौर का बन जाएगा, जो पहले शेखुपुरा का बनता था। तो इस तरह की चीज़ें अगर ये प्रोजेक्ट बर वक्त, अब इस पर बात वही आती है कि टाइमली इनकी जो तकमील है वो हो जानी चाहिए। अगर इसमें डिले आ गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि हर आने वाली हुकूमत का ना अपना ये एक एजेंडा होता है। अब देखें ना, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के ऊपर 1 साल का जो डिले था उसने कितना नुकसान, बहुत नुकसान किया, बहुत ज़्यादा। उसकी लागत बढ़ी, लोगों को मसाइल का कारोबार तबाह हुए, लोगों को मसाइल का सामना करना, लोगों के कारोबार तबाह हुए। तो लिहाजा ये तो अपील ही है ऑफिसर से, कॉन्ट्रैक्टर से कि वो जो भी प्रोजेक्ट पकड़े तो उसको बर वक्त मुकम्मल करे। और हुकूमत से भी अपील है कि उनके बजट के अंदर डिले जो है वो नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि जहाँ पर आप डिले कर देते हैं, जहाँ पे डिले कर देते हैं बजट वही रुक जाता है। अब हमारे यहाँ डिले की एक सबसे बड़ी वजह जो बढ़ती हुई महंगाई है। आए रोज़ हर चीज़ की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने हर चीज़ को डॉलर के साथ जो है वो तय कर दिया कि डॉलर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये बढ़ेगा। ना भी करें तो वो खुद ब खुद ये चीज़ें बढ़ा देते हैं। आपका जो आपका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो आए रोज़ उसकी कीमत बढ़ती है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स इसी बेस पे फिर हुकूमत से या डिपार्टमेंट से अपील करता है कि जनाब ये बजट बढ़ाएं, प्राइस वेरिएशन जो है इसको आप कंट्रोल करें। ये बढ़ रही है तो लिहाजा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ उसमें ये चीज़ तय थी, अब ये बढ़ती जा रही है तो लिहाजा इसको भी कम ओवर करें। उसके लिए भी प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम आप एक कंपोनेंट रखें। शायद आप कंटीजेंसी फ़ंड के नाम से इसलिए बजट रख रहे थे कि अगर प्राइस वेरिएशन हो तो आप उसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ जब किस तरह के 2-3 पॉइंट्स भी सामने आ जाए ना तो प्रोजेक्ट जो है वो आपको बहुत पीछे आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर यहाँ पे बात कर लेते हैं जेल रोड अंडरपास समेत 3 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारियां हैं। प्रोजेक्ट्स में बेदिया रोड अंडरपास, कैलवी ग्राउंड मंसूबा और जेल रोड अंडरपास की रीअलाइनमेंट शामिल है। सो ये चीज़ें हमें पहले देखनी चाहिए ताकि हमें बाद में आके, अब जैसे जेल रोड पे अंडरपास की ज़रूरत पहले भी पता था, अब इस चीज़ को लेकर दोबारा आया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अली ऐसा नहीं बेहतर कि ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये मुकम्मल हों तो इनकी तरफ आया जाए? बेहतर तो यही है, पूरे शहर की ट्रैफिक चौक होकर रह जाएगी आपकी। अब आने वाले दिनों में हमारे यहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एग्जैक्टली, ठीक है। स्मोक के लिए पीडीएमए की तरफ से सबसे पहले अपने एसओपीज़ में यही रखा जाता है कि आप कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इशू बनती है, उनके लिए स्मोक का बायस बनती है, तो लिहाजा उसको आपने कंट्रोल करना है। तो पिछले साल भी हमारा एक क्रीम ब्लॉक का प्रोजेक्ट था, उसे भी इसी वजह से रोका गया था कि शहर में पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जारी हैं, तो आप ट्रैफिक के फ़्लो को मद्देनज़र रखते हुए आप चंद एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करें। अगर यकमुश्त आपने तमाम प्रोजेक्ट शुरू कर लिए फिर आपके ट्रैफिक का दबाव पड़ता है। और ये कोई आम रोड नहीं, कैनाल रोड के ऊपर आपने आपकी 3 रोड लिंक करती हैं ना, कैनाल रोड भी, फिरोजपुर रोड भी, बिल्कुल वो लिंक करते हैं, तो आप लिहाजा आप शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्मोक का बायस भी बनेंगे। तो आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करें। पहले आप ये लाहौर ब्रिज मुकम्मल कर लें, फिर ये समनाबाद का मुकम्मल कर लें, ये 2 आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद ये शुरू ताकि लोगों के लिए ज़्यादा अजियत ना हो। हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बहुत ही बिजी है। जेल रोड आपका बिजनेस हब है, बिजी रोड है आपका, हॉस्पिटल्स, आपके सरकारी हॉस्पिटल, आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट जो भी शुरू करना है आपको उसको मुस्तकबिल में देख के प्रॉपर प्लानिंग और जो टाइम जिसकी हम कह रहे हैं सीएम साहब के हम मोतरफ हैं कि जो प्लानिंग वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें हो भी रही हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आ जाएं कुछ सियासी मामलात की तरफ। 9 मई का वाक़या आप सबके सामने है, जलाओ घिराव की शदीद मजम्मत, और अब जितने भी पीटीआई के हम देख रहे थे रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत भी कर रहे हैं। मुराद राज साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, अबरारुल हक ने भी पीटीआई को खैराबाद कह दिया है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये जो लोग थे जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनको 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई में शामिल कराया था। ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग थे, इन्होंने कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं की। अगर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करेंगे तो उनको पता है जेल में जाना पड़ेगा, नैब पकड़ लेगी, एंटी करप्शन पीछे पड़ जाएगी, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, इसलिए इन्होंने हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की। अब क्योंकि जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट आ गई है,
ठीक है। इस वजह से जो प्रो स्टैब्लिशमेंट सियासतदान है वो छोड़ रहे हैं और छोड़कर वो जो प्रो स्टैब्लिशमेंट पार्टी है उसमें जा रहे हैं। ये वो लोग थे जो ये पीटीआई के नजरियाती नहीं थे, ये प्रो स्टैब्लिशमेंट लोग थे। दूसरा जो लोग छोड़ रहे हैं वो लोग थे जिन्होंने पीटीआई को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि ये एक पॉपुलर जमात है, आवाम का मैंडेट है, चलो जी इक़्तिदार के मजे 4 दिन लूट। अब वो पता चल गया कि इनको इक़्तिदार नहीं मिलना, लिहाजा वो छोड़ रहे हैं। ये 2 तरह के लोग जो है ना पीटीआई को अब छोड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही तो कहा। कौन सा जो हकीकी आज़ादी के नाम पे एक नारा लगाया जाता था, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, फलां भी देगा आज़ादी, वो नारे इसका मतलब है खोखरे, सिर्फ अवाम को कैश करने के लिए, अवाम को अली आप किस नारे को हर कहेंगे कि खोखला नहीं था? मुझे तो हर नारा यहाँ पे आप आजादी के नारे की बात कर। इमरान खान साहब ने कल ट्वीट किया कि वो पहाड़ों को मिस कर रहे हैं। बच्चों, जिन बच्चों को आपने गुमराह किया है वो बच्चे बेचारे जेल में हैं। सही कह रहे हैं। 16 बच्चे मिलिट्री कोर्स में चले गए और आप कह रहे हैं मैं पहाड़ों को मिस कर रहा हूँ। मतलब खुदा का खौफ करो यार आप लोग। आप लोगों ने 22 साल तक लोगों के माइंड के साथ आप लोगों ने खेला है, ऐसे ही है। किया आपने कुछ भी नहीं है। आप जस्ट लोगों को यही कहते रहे कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट है, इसके खिलाफ आप हो जाएं। अब उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के आप उनकी गोद में बैठ के आप इख्तिदार में आना चाहते हैं। ऐसे ही कहाँ का भैया हकीकी जो आज़ादी का नारा आपने लगाया था वो किधर गया? खुदा रहा कम से कम जो जिन लोगों के बच्चे जेलों में हैं, जिनके वालिदैन बाहर सड़कों में रुल रहे हैं, कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए कोई हज़ारे यकजहती आप कर लें। नहीं, जो लीडर हैं, वो जो इलेक्टेबल्स हैं, वो आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पीटीआई छोड़कर, खैर बात, उनके तमाम केसेस खत्म। ये भी सबसे बड़ी गलती, ये भी मैं कहता हूँ सवालिया निशान है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये केसेस खत्म कराने के लिए पार्टी अपने केसेस खत्म करा रहे हैं, स्कूल से जाके बैठ जाए। जिस गरीब का बच्चा पकड़ा गया है उसका फ्यूचर कहाँ पे जाएगा? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आपने जेल के अंदर रखे हुए हैं। माना कि उनकी सजा, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सहूलतकारी और मनसूबाबंदी में शामिल है आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? आप उसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि जनाब वो पार्टी छोड़ रहा है, वो सियासत छोड़ रहा है, सियासत छोड़ने की उसको सजा दे रहे हैं। उसने कमाई कर ली, उसने करप्शन कर ली, करप्शन करके सारे केसेस खत्म करा के वो साइड पे बैठ गए और 5 साल बाद वो फिर नमदार हो जाएंगे कि जनाब हम सियासत में दोबारा आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने एक ब्रेक लेनी थी, हमने अपने बिजनेस पे तवज्जो देनी थी। एंट्री की बात की तो जहांगीर तरीन साहब ने नई पार्टी बनाने के लिए पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते कर ली। खोकर साहब कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जो जहांगीर तरीन साहब जो है ये हमेशा जो है चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। जहांगीर तरीन सिर्फ एक एमएनए बनने की सलाहियत नहीं रखता, इसको वहां पर इकबाल शाह जो लोधरा का है उसने एमएनए का इलेक्शन में इसके बेटे को हरा दिया था। तो अब ये सियासी पार्टी बनाएगा, ये रीजनल पार्टी होगी और इलाके पार्टी होगी जिसमें एक जिला जो है लोधरा और जिला व्यारी के 2-3 जो सियासी खानदान है जो हमेशा आवाम से हारे हुए होते हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ये कैसी सियासी पार्टी होगी? फिर बाद में ये क्या होगा? ये सियासी पार्टी किसी प्रेशर ग्रुप के तौर पर 2-3 सीटें ले जाएगी, यकीन है 2-3 सीटें ले जाएगी, उस पर फिर जो प्रेशर ग्रुप के तौर पर इक़्तिदार में आने के लिए किसी को ब्लैकमेल करेगी, चोर दरवाजे से अपने प्रेशर ग्रुप करके हुकूमत को ब्लैकमेल करके इक़्तिदार में आएगी, जिस तरह दूसरी मकामी पार्टियां करती हैं, लोकल जमातें करती हैं। इस तरह आप कह रहे सियासी विजन कोई नहीं है? बिल्कुल कोई नहीं है। ये सिर्फ एक मौके पर, क्योंकि इस वक्त जो है पीटीआई जो है तोड़ फोड़ का शिकार है, तो उसको उसके टूटे फूटे लोगों को कवर करने के लिए ताकि वो किसी और पार्टी में चले जाए, मुस्तकबिल तय करेगा अपने में टूटा हुआ है कौन टूटा हुआ नहीं, उनको अपने साथ शामिल करने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करना चाहता है वो कामयाब हो जाएगा, जो उनके खिलाफ जाएगा वो कामयाब नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये अपनी पार्टी बना रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो इनका तय हुआ होगा जो पार्टी बना रहे हैं ना। अब ओन चौधरी ने खुद आके कहा था कि जनाब वो जो लोग छोड़ रहे हैं वो उनके पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हैं कि वो उन्होंने मेहनत की है सियासत के अंदर, तो लिहाजा वो उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये हिस्ट्री में भी ऐसी होता है, जब पार्टियां टूटती हैं तो नई पार्टियां बनती हैं, लेकिन सवाल ये निशान ये कि जब पार्टियां जिन लोगों ने छोड़ी थी क्या उनके बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो भी उल्ट गए थे? क्या राना सनाउल्लाह ने छोड़ दी थी सियासत? क्या ख्वाजा आसफ ने छोड़ दी, एहसन इकबाल ने छोड़ दी, पीपल्स पार्टी से किसी ने छोड़ दी हो? ठीक है, आप जो आपके साथ लोग होते हैं, जो आपकी किचन कैबिनेट होती है, जो कोर कमेटी के लोग होते हैं, वो सियासत को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे इनकी सियासत छोड़ने का तो आप लोगों ने जो 15-20 साल से एक चूरन बेच रहे थे वो तो चूरन आपका झूठ निकला। बिल्कुल, हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो हिस्ट्री को ज़रा पीछे जाकर देखें। मतलब मैं वो वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूबर था, उसने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी कि आप लोगों की हिस्ट्री सिर्फ 2018 से शुरू होती है, उससे पहले पीछे आपने जाने की कोशिश ही नहीं। अब आपको ये जुल्म नज़र आ रहा है कि जनाब ये जुल्म हो रहा है पीटीआई के साथ। इससे पहले आप जमातों के साथ देखें क्या क्या हुआ है। राना सनाउल्लाह को की तस्वीरें मौजूद है, उसके ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया।
अब पीटीआई के दौर में उन्होंने खत वकायदा लिखे थे कि जनाब उनके साथ जेल के अंदर क्या जुल्म हो रहा है। उससे भी पहले चले जाएं तो क्या पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, लोगों के ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ? यहाँ आपके किला लाहौर के किले के अंदर वो नासिर एक सियासी कारकुन थे, उसको जनाब सेल के अंदर बंद करके उन्होंने जनाब मार दिया था उसको। क्या वो सियासी कुर्बानियाँ आपको नजर नहीं आती? बाचा खान बड़ी अरसा जेल रह के आए, एक लंबा अरसा उन्होंने जेल के अंदर गुजारा है और उनकी हिम्मत है, वो है असल लीडर। सही बात है। यहाँ पे लीडर हमारा घर के बाहर बैठा, वो कह रहा है मेरे पास एक और लीडर के दावेदार की बात कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब जो कि साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं, गिरफ्तारी के लिए परवेज इलाही के घर का घेरा तंग किया जा रहा है, इंटरनेट भी बंद किया गया, जोहरी इलाही रोड मुकम्मल सील, निशानदेही के लिए लोकेटर की मदद भी ली गई। अदालत का 2 जून तक पेश होने का हुक्म। खोखर साहब, आप जो किया वो भुगतने से भाग क्यों रहे हैं? जी बिल्कुल, एक इसमें 2 इश्यूज हैं। पहली बात तो ये, जो पुलिस है उसको किसी भी सूरत किसी घर में दाखिल नहीं होना चाहिए, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर्च वारंट हो फिर भी नहीं, पुलिस को ये हक नहीं है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही को भी चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सामने आए, और अदालत का हुक्म है कि आप पेश हो जाए तो वो पेश हो जाए, वो भी ना छुपे। लेकिन दोनों पार्टियां जो है वो गलत कर रही हैं। दोनों पार्टियां, उस वजह से क्या हो रहा है कि जोहरी रोड के जो लोग हैं उनको सारा सफर करना पड़ रहा है, वहाँ इंटरनेट बंद है, रोड बंद है, पुलिस ने नाका लगाया हुआ, सड़कें बंद है। वहाँ आपको पता है जोहरी रोड पर स्कूलों के बच्चे, स्कूल है बच्चों के, और स्कूलों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वहां पर पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी तंगी हो रही है। इस वाले से मैं ये कहूंगा कि इसको अफहाम तफहीम से मसला हल होना चाहिए, ना कि तशद्दुद या जबर या चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल करके होना चाहिए। वेल सेड। लेकिन जो इतना पैसा खाया, अब खाया और खिलाया भी, नवाजिशात की अली खबरें हमें हमारे साथ, इस पे खोखर साहब कुछ नहीं। हाँ अली हमारे साथ, अली आप तो खबरें देते रहे हैं और बहुत हैरान पाकिस्तान में जो मैं तो खाने वाले खा पी के चला जाए, आप उसको पूछे भी नहीं। ऐसे ही है भाई, अगर आपके ऊपर केस हुआ है, आप अदालत के अंदर जाएं, आप अदालत का सामना करें, आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। आपको अदालत बार बार बुला रही है, अदालत ने आपकी जमानत मंसूख कर दी है, तो भाई आप पेश हो जाएं। एग्जैक्टली। फिर गिरफ्तारी उन्होंने करनी है, लेकिन पुलिस पे भी माशाल्लाह मैं कहता हूँ सलूट पेश करना चाहिए कि ड्रामाई अंदाज में इन्होंने गिरफ्तारी जो है वो उनकी शुरू की हुई है। एक लोकेटर की मदद से उनका मोबाइल जो है वो ट्रेस किया जा रहा है कि जनाब वो अब इस जगह पे आ गए, अब इस जगह पे आ गए, अब इस जगह पे आ गए। मतलब पहले आपने घर की तलाशी ली, घर के बाद आप सामने स्कूल में चले गए, स्कूल के बाद साथ वाले घर, साथ वाले के घर से साथ वाले घर। वो लगता है मोबाइल किसी बिल्ली के गले में डाल के उन्होंने घुमाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो चोरी साहब पुलिस को चकमा देंगे और आपको अब तक पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। एग्जैक्टली। खोखर साहब की बात ठीक है, नाका लगा के आपने लोगों का जो है वो उनके लिए दुश्वारी पैदा की है। लेकिन खोखर साहब, जो आपने यहाँ पे माल बटोरा है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। वो कौन सा बिला वजह उनको तंग कर रहे हैं? आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, एंटी करप्शन आपके ऊपर केस कर रहा है, तो आप आके सिंपल जवाब दें। आपने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अप्रूव कराए, आपने गाड़ियाँ जो है वो गुजरात के लोगों से जाके ली, जो सरकारी गाड़ियाँ आपने ली। अब जो भी गाड़ी देख लें सारी गुजरात मोटर से आई हुई है। मतलब आपने सियासी फायदे दिए और उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ लिया है। मैं कहती हूँ अच्छे लिए तो एंटी करप्शन के पास सोर्सेज रिपोर्ट हैं उनके पास। अब उनका जो दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी, अगर उसको देखा जाए, कौन उसकी गारंटी देता है कि वो सादिक और अमीन और उसने नहीं किया? सीएम ऑफिस में जाएं, आपको पता चलेगा, हर बंदा कहता था यार इसने सही लूट मार कर रखी थी इस बंदे ने। तब जब सवाल जवाब होएगा, पूछेंगे तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बड़े बड़े खा के चले जाएं, छोटा आदमी माड़ी 5 रुपए की करप्शन करे तो आप उसको जनाब उसके लिए कानून हरकत में आ जाता है, बड़े आदमी के लिए कानून हरकत में ना आए। तो भाई ठीक है, आप नहीं जी, लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए, मिसाल बनाना चाहिए ना अली, किसी को सामने लेकर आना चाहिए। हमारे दायरे भी तो आना है, ये मिसाल है, ये देखें उनके ऊपर सारी सहूलतकारी ट्रेस हो चुकी है, बस सहूलतकारी ट्रेस हो चुकी है। वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टाटा। ऐसे ही है, बस क्या किया जा सकता है। लेकिन जब तक हम इस तरह से मिसाल नहीं लोगों को बनाएंगे, इतने बड़े लेवल पे करप्शन, गरीब आदमी और आपके और मेरे लिए सिंपल सी बात आपने सही कहा। बाकी ये सब बड़े लोग हैं, ये मुल्क को लूट जाएं, खा जाएं, उड़ा जाएं, वो आते हैं 2 आंसू बहाते हैं, 2 आंसू बहाते हैं, मैं पीटीआई छोड़, या फिर सब कुछ समेट के बाहर चले जाते हैं। ये एक अच्छा रास्ता है सबके लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और खबर यह है कि तजावुजात के मुर्तकिब अफराद को 10 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया गया है। घरों में गाड़ी धोने और पानी के ज़िया पर 5000 जुर्माना होगा। ये पहले भी हमने आपके साथ खबर शेयर की अमल दरामद अना, सवाल यह निशान ये है कि आप घरों के अंदर जो गाड़ियाँ धो रहे हैं, अमल दरामद कैसे करेंगे? क्या आपके पास जो अफरादी कुव्वत है इतनी है आपके पास? अली, वो आपने देखा था डॉल्फिन फोर्स वाले जो थे ना, वो रुक के क्या डॉल्फिन फोर्स सारा दिन यही काम कर, क्राइम है ही नहीं? मेरी बात सुने,
लोग जो अब बहुत सारे लोग हैं लाहौर में, शहर में एक मसला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है जी, और अगर है तो बड़ी महंगी मिलती है, जिसकी वजह से उबर बड़ी महंगी मिलती है। लोगों ने अपनी अपनी सवारियां रखी है दफ्तरों में जाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, घरों में इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, गाड़ी दिलवाते हैं, तो वहाँ पर आना 500 या 1000 रुपये से कम पैसे नहीं लगते। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग घरों में ना धोए तो लोग कहाँ जाए, मुझे ये बताए, लोगों को सांस भी ले लेने दे कहाँ। अगर आपने हर चीज़ तो महंगी कर दिया, अब वो पेट्रोल पंप पर जाकर 500 रुपये की गाड़ी दिलाए, 1000 रुपये दे गाड़ी दिलाए। अगर वो खुद बेचारा को अपने घर गाड़ी धो लेता है तो उसको इतनी तो आप इजाजत दें कि वो अपने घर में गाड़ी तो धो सके, उस पर भी आपने पाबंदी लगा दी तो वो जाए तो कहाँ जाए। उसकी तनख्वाह या उसका ज़राए आमदन इतना थोड़ा है कि बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, मोबाइल के बिल, दवाइयों के खर्चे, बिजली का बिल, और उसके बाद ये क्रॉकरी के सामान। आप किचन देखें, आप मेरे 3 बच्चे हैं ना, मेरे 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी, हम टोटल 5 फर्द हैं टोटल एक घर में, और 600 रुपए की रोजाना सब्जी आती है। 600 रुपए का महीने का लगाए, कितना बिल सिर्फ सब्जी। बाकी जो घी है उसमें जो डलता है, मिर्चें डलती हैं, दूसरी चीजें डलती हैं, वो अलहदा आती हैं। आप अंदाजा लगाएं बजट कैसे बनाएं। अब लोगों को घरों में जो गाड़ी धोने की इजाजत मिलनी चाहिए, इतनी लोगों पर पाबंदियां ना लगाई जाए, ये गलत है। मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। आप टेंशन न लें, आपका जीना ऐसा हराम करेंगे, आप सारी उम्र याद रखेंगे। आप 600 रुपए की सब्जी लेते हैं, आप आइंदा आने वाले दिनों में 1000 रुपए की लेके दिखाएंगे। आप जो गाड़ी दिलवाते हैं ना 500 की, आप 2000 में गाड़ी दिलवाएंगे, क्योंकि हुकूमत की तवज्जो आपकी तरफ है ही नहीं है। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ ये पकड़ दकड़ में यकीन करें। अब ये अगर ये पार्टी ख़त्म कर रहे हैं ना, तो ये नून लीग की गर्दन में तो पहले सरिया था, अब गार्डर आ जाएगा। ये बात ठीक है, क्योंकि इन लोगों के अब टेंशन ही नहीं है। आवाम जाए पहाड़ में। खान साहब थे, खान साहब ऑपोजिशन में थे, उन्होंने गिरबान से पकड़ा हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका रास्ता क्लियर हो गया? उनका रास्ता क्लियर हो गया ना, आप कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आप देखो, आप अपनी खबरों में देख लो, आपने महंगाई के ऊपर क्या कर रहे हो आप? आपने कहा कि खान साहब ने इनको गर्दन से पकड़ा हुआ था। खान साहब ने गर्दन पकड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो गया। पिछली दफा आप नून लीग का साथ दे रहे थे, आज आप पीटीआई का साथ दे रहे हैं। पीटीआई का नहीं, मैं पीटीआई का साथ नहीं ना, मैं नून लीग का साथ दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं खान साहब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने उनको टेंशन दे के रखी थी, और इसीलिए उनको टेंशन थी कि जनाब इस बंदे को आप कवर करें। अब वो बंदा कवर हो गया, अब इनकी गर्दन में जो है वो गार्डर पैदा हो जाएगा। अब ये कहेंगे हम ये वो फलां, लेकिन आवाम की बात नहीं करेंगे। भाई आप महंगाई देखो, हमारे मीडिया हाउसेज भी, मैं तो उनको देख के रहा हूँ कि महंगाई की कोई खबर ही नहीं है। सबसे पहले खबर शुरू थी, फलाने पीटीआई छोड़ दी, फलाने आंसू बहा के पीटीआई छोड़ दी, खैराबाद कर दिया। भी आवाम की खबर लेकर आओ, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। अगर खोकर साहब और मैं सब्जी 600 रुपये में ले रहे हैं, तो ये सब्जी आप 1000 रुपये में अगले साल दोगे। फिर ऐसे ही बजट में हमारे लिए कुछ लेकर आएँ। आप यही कहते जाएंगे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, खान साहब की तरह। वो कब अच्छे दिन आएंगे? बिल्कुल सही। आप IMF के आपने कहा है कि जनाब IMF नहीं मुआहदा करता तो ना करे। भाई हमें इससे गर्ज नहीं है, आप जिसको पकड़ रहे हैं हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें ये गर्ज है कि हमारी रोटी पूरी हो जाए, हमें पेट्रोल सस्ता मिले, हमारे बिजली अगर आती है तो उसके यूनिट कम से कम, वो बिजली के वोल्टेज तो कम से कम पूरे हों। बिजली भी आती है तो उसके वोल्टेज कम होते हैं। तो लिहाजा आवाम भी अब अगर ये इन चीज़ों पर ना आए, महंगाई पे फोकस करके इनके साथ जो है वो महंगाई वाला बर्ताव रखें। ठीक है, ये ना हो कि ये आपको लोगों को कुछ समझे ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पीटीआई हुकूमत थी, उन्होंने पीटीआई अपोजिशन में थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रखा हुआ था इनके ऊपर। तो ये बात हकीकत है, प्रेशर होना भी चाहिए इनके ऊपर। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक साथ बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद जमात कौन सी बचती है जो इनके ऊपर तनकीद करे? फिर जमात इस्लामी रह गई है। बिल्कुल, जमात इस्लामी एक रैली निकाल के करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए, आवाम को बादशाह होना है मेरे ख्याल से। अब ये 5000 रुपए का जुर्माना आपने घर के अंदर गाड़ी धोने पे लगा दिया है, वो खुदा का खौफ करो अल्लाह वालों कि अगर 500 रुपये में बंदा बाइक से गाड़ी धुलवा रहा है तो वो उसके भाई पे नहीं फोकस, उस पर खोकर साहब की बात ठीक है कि वो नहीं सपोर्ट कर सकता। अगर वो घर में गाड़ी साफ कर ले तो करने दें उसको। आपके पास क्या ऐसा सिस्टम है? पानी का ज़िया जो आए रोज़ बाहर आप सरकारी महकमों के अंदर करते हो, सरकारी जगह पे जो हो रहा होता है वहाँ पे आप तवज्जो नहीं देते। उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, खबर का दूसरा हिस्सा बड़ा है। मैं तजावुज़ात के मुर्तकिब अफराद 10 लाख रुपए जुर्माने करने का हुक्म दिया गया है। 10 लाख यहाँ तो जा बजा तजावुज़ात है उनका, भाई करके दिखाएं आप। पॉसिबल ही नहीं। आप तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करें। आपके यही सियासी लीडर जो है उनको अंदरूनी शहर चले जाएं, आप नारकली बाजार चले जाएं, वहां पर तजावुज़ात मेन रोड पर हुई है। लोगों ने मोटरसाइकिलें गाड़ियां पार्क की हैं, वहां से दरमियान से मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं गुजर सकती। लोगों ने रोड बंद किए हुए हैं। और किसी रेडी वाले से पूछ लें ना आप, किसी रेडी वाले से कि यार इनको ये आपने यहाँ पे गलत खड़ी की है, कहता भाई तू कौन होता पूछ रहे हो? ऐसे ही है यार, तूने गलत खड़ी की है। कहता भाई मैं पैसे देता हूँ। तो कौन लेता है पैसे भाई उसके?
सरकार लेती है ना, इंतजामिया के लोग लेते हैं, तो फिर इंक्रोचमेंट कैसे खत्म कराएंगे? जिन्होंने ऑपरेशन करना होता है, जो जाते हैं वो पहले साजबाज कर लेते हैं, फोन पहले कर देते हैं जनाब हमारे, तो लिहाजा आप आगे पीछे हो जाए तो आगे पीछे हो जाते हैं। बस ये सारी काली भेड़ें आपस में मिली हुई हैं, आवाम को बस चकमा दे के रखा हुआ है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं खत्म करनी है। ये सब ऐसे टोपी ड्रामा इन्होंने किया हुआ है। और ये हमारे पास, हम तो साल हर साल से यही चीज़ें देख रहे हैं, ऑपरेशन किया जाता है, कोई फॉलोअप नहीं होता, एक आधा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। सो ये तजावुज़ात का खात्मा एक ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। दूसरा, जो आप आवाम का गला घोंट रहे हैं महंगाई में, खोखर साहब की दुहाई सुन के, ये सिर्फ इन तक नहीं, हर दूसरे बंदे की यही परेशानी है। लेकिन अब इस परेशानी को लेकर मेरे ख्याल से जब तक हम खुद बाशऊर नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वफाक पंजाब का ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने पर इत्तफाक। पंजाब के दाखिली खारजी रास्तों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने कहा कि इम्पॉसिबल हैं, जैसा कि अभी हमने तजावुज़ात की बात की, तो आई मस्ट से मुझे ये मामला भी इम्पॉसिबल ही नज़र आ रहा है। खोखर साहब कुछ कहना चाहेंगे ड्रग माफिया के खिलाफ? बिल्कुल, ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये बड़ी पुरानी चीज़ है। मैं छोटा होता था उस वक्त पढ़ता होता था कि हुकूमत ने कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन होगा, कानून का बोलबाला होगा, लेकिन अभी तक ना कानून का बोलबाला हो सका, ना ड्रग माफिया को कंट्रोल किया जा सका। इवन ये जो ड्रग है ये हमारे स्कूलों तक पहुंच गई है। और अभी सीएम साहब ने पिछले दिनों मीटिंग की थी कि स्कूलों के बाहर और स्कूलों के अंदर बच्चों को जो ड्रग से महफूज करने के लिए एक टीमें बना रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आईजी भी उस पर मौके पर पहुंचा था मीटिंग में, और लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए ठोस प्लानिंग करे, ठोस किस्म की, और ड्रग माफिया के खिलाफ खास तौर पर स्कूलों के जो बच्चे हैं या हमारी जो नौजवान नस्ल है, इसको इससे बचाया जा सके। दूसरा ये कि इसकी स्मगलिंग भी रोकी जा सके, एयरपोर्टों पर सख्ती की जाए। जी, दाखिली खारजी रास्तों पर उन्होंने कहा है। अली, SHO को उठा के देख लें, SHO को नहीं पता कि कौन ये सेल कर रहा है, फरोख्त कर रहा है। वो तो जी हमारे रिपोर्टर कहते हैं कि हर बंदे को पता है कि कहाँ पे ये चीजें फरोख्त हो रही हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पकड़ते उनको? भाई आप जो मेन सरगना है ये लिख के दे दें कि पुलिस वालों को नहीं पता कि जनाब लाहौर के अंदर ड्रग का बिजनेस कौन करता है, सब पता है। हम 2-3 शहर के पॉइंट ऐसे डिस्कस कर चुके हैं केनाल, जहां पर पुलिस के पास पहलू में अना ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना। यहाँ पे तो नशेई लोग बैठे हैं, उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो जहां से निकल रही है, जहां से लोग लेके आगे जाके बेचते हैं, वो जगह पता है इनको। बदनीयती पर जो है वो डिपेंड बस नहीं करना, ये सिर्फ खबरों तक महदूद है, खबरों तक महदूद है। आए रोज सीएम, जितने भी सीएम आते हैं वो यही कहते हैं कि ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो, ड्रग माफिया को पकड़े आप। जिस दिन आपने लाहौर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया पकड़ लिया ना, टीवी के सामने ले आए, तो भाई मान लेंगे कि आपने ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन ले लिया। बिल्कुल, सब लोग मिले हुए सहूलतकार आपके अपने ही पुलिस एहलकार हैं, माजरत के साथ ये चीजें मंजर आम पर आई हैं। SHO को ना पता होगा कि उसके इलाके में कौन बेचता है, पर आई हैं, तो हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं बगैर हम कंफर्म किए। हाँ, जो हमारे तालीमी अदारों के आसपास ये चीज़ें जा रही हैं, ये मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ी तबाही है। बिल्कुल अली, मुझे माजरत के साथ वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। जी, वेदर अपडेट्स की तरफ। कोमल की तरफ जाएंगे, उनसे जानेंगे आज मौसम कैसा रहेगा। वीकेंड है, सो आप लोगों ने अपना वीकेंड भी प्लान करना होता है। कुछ लोग जी कुछ मूवी प्लान करते हैं, शहर से बाहर जिन लोगों ने जाना है वो भी देखते हैं कि जी मौसम कैसा होगा। जिन लोगों ने कोई इवेंट रखना है वो लोग भी देखते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं कोमल की तरफ जो बाहर मौजूद हैं। जी कोमल, बताइए मौसम आज कैसा होगा और कल का मौसम कैसा है? बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो हम देख रहे हैं कि आंगचुल का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन जिस जगह पर सूरज की किरणें बिखरती हुई महसूस हो रही हैं, वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो तपिश का इजाफा होता है। और जो ही जो है वो हम देखते हैं कि जहाँ पर हवाएँ काफ़ी तेज़ी रफ्तारी के साथ चल रही हैं, वहाँ पर हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। मुख्तलिफ पार्कों में जो है वो शहरी मौजूद हैं, और आज चूँकि हवाएँ चल रही हैं और ठंडक का एहसास भी हो रहा है, तो शहरी जो है वो इन हवाओं से काफ़ी ज़्यादा महसूस होते हुए और फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि गर्मी की वजह से शहरी सताए भी हुए थे, फिर मौसम ने काफ़ी तब्दीलियाँ भी दिखाई, काफ़ी रंगीनियाँ भी दिखाई, और शहरी बहुत खुश भी नज़र आए हैं। और अभी भी 2 रोज़ जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से थोड़ी सी ब्रेक लगने के हवाले से जो है वो नवीद सुनाई गई है। लेकिन उसके बाद नवीद अच्छी ये सुनाई गई है कि 29 से जो है वो नया स्पेल लाहौर शहर में दाखिल होगा, बारिशें बरसाने का मौजब बनेगा। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में इस वक्त शहरी जो है वो सुबह की वर्जिश से भी फ़ायदा उठा
आते हुए नज़र आए हैं। और दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर भी तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर में जब फ़िज़ा खुशगवार होती है तो फिर जो हमारे जैसा कि बागों का शहर है, बागों के नाम से जाना जाता है, तो बागों के शहर में जो रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं उनकी खुशबू भी लाहौर शहर के वासियों को सांस लेने में ख़ास तौर पे जो है वो उनको बहुत एक ठंडक सी महसूस होती है और खुशगवार सी जो है वो एक फ़िज़ा आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त। अगर ना आपको भी बाहर आने का जो है वो बाहर आएँ और आप भी ये देखें कि लाहौर का मौसम जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ भी दिखाएगा और बारिशों से मुतल्लिक़ फिल्में कोई भी पेश नहीं की गई। और फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो AQI की मजमूई शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौजूदा AQI 149 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा जा रहा है। तो लिहाजा शहरी जो हैं वो शजरकारी को फ़रोग़ दें और अपने हिस्से का पौधा लगाएं, ताकि आज जैसे हमारे बड़ों ने पौधा लगाया हुआ है और हम कहीं ना कहीं उससे फैज़याब हो रहे हैं, तो कल को हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो भी हमारे लगाए हुए पौधे से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच कोमल ने हमें मौसम के बारे में बताया। अच्छा, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से, कौम की काबिल फ़ख्र बेटी से। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है जब इस तरह के मेहमान मेरे सामने आकर बैठते हैं, मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो ख़वातीन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सिन्फ़े नाजुक। सो ऑल्दो हमारे इस तरह के मेहमानों से मिलने के बाद इस टर्म को आप बहुत ही पुराना समझ लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह से इतने बड़े कारनामे हमारी बेटियां सर अंजाम दे रही हैं, हमारी ख़वातीन सर अंजाम दे रही हैं, जो कि हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। बहुत सारे लोगों के लिए इन लोगों को मिलवाने का मकसद क्या होता है? मोटिवेशन, पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन कि अपनी बच्चियों को जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं आप जाने दें, उनके लिए मददगार बने, उनके लिए मोटिवेशन बने, उनके लिए राहें जो हैं वो हमवार करें, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया कि ये फील्ड लड़कों की है, यहाँ लड़कों को ही जाना चाहिए, ये लड़कियों की है, यहाँ लड़कियों को ही जाना चाहिए। हमारी आज की जो मेहमान हैं जी, डॉक्टर सारा कुरैशी हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं और माशाल्लाह से पायलट की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुकी हैं, PhD डिग्री भी इन्होंने हासिल की है, बाहर के ममालिक से भी तालीम हासिल करके आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर जो है सुपरसोनिक जेट इंजन तैयार किया है। माशाल्लाह से हम देखते हैं ये काम लड़के भी नहीं कर सकते जो हमारी मेहमान ने किया आज की। तो चलते हैं जी सारा की तरफ, उनसे मुलाकात कराते हैं और उनकी लाइफ स्टोरी जानते हैं कि इस कदर कामयाबी जो उन्होंने अपने नाम की, इसके पीछे राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आपकी डिग्री मैंने जिस तरह से देखी, जिसमें आपने डिग्री हासिल की, फिर फील्ड में आगे जाके जिस तरह से आप काम कर रही हैं, लड़के भी नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के साथ ये चीज़ अटैच करना, पेरेंट्स बड़े रहते हैं कि अच्छा ये फील्ड लड़कियों के लिए अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। आपने कैसे ये फील्ड ज्वाइन किया और पेरेंट्स ने कितना साथ दिया? मैंने इस तरह ज्वाइन किया कि हम शुरू से मेरे वालिद साहब एक साइंसदान थे, मेरी मदर भी वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, तो एक हमारा ना बहुत ही साइंस ओरिएंटेड सा माहौल था घर का। और बाकी एक्सटेंडेड फैमिली में भी काफ़ी इस तरह ख़वातीन हैं जिन्होंने PhDs की हुई साइंस में, तो वो मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला। और फिर ये कि पेरेंट्स की तरफ से इनकरेजमेंट भी बहुत मिली, मतलब जो भी हम काम करना चाहते थे उसमें हौसला अफजाई की जाती थी। तो मैं शुरू से ही अपने वालिद के साथ मुख्तलिफ ड्यूरिंग माई अर्ली स्टडीज़ इन पाकिस्तान ऑल्सो काफ़ी करती थी काम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, और को जो वो काम कर रहे होते थे उसमें भी हेल्प करने की कोशिश करती थी। एक तो सीखने के शौक़ से, और एक जैसे आपको पता है बेटियों को होता है कि वो हमेशा दे वांट टू हेल्प आउट देयर पेरेंट्स, तो हेल्प भी करती थी। तो उसी में अच्छा, मैं बहुत आपने प्लान करके इस फील्ड को इंजीनियरिंग की ज्वाइन किया कि आप आगे इसी फील्ड में आए? बिल्कुल मेरा शुरू से बहुत फोकस था, यानी आप कह लें कि जब आप अर्ली स्कूल ख़त्म करते हैं और यूनिवर्सिटी ज्वाइन, उस वक्त लाइक आई न्यू व्हाट आई वांट टू डू। एरोस्पेस इंजीनियर, ये टर्म बहुत ही कम लोगों के लिए मैंने सुनी है, मतलब एज सच कोई इतना स्कोप भी नहीं सुना।
कुछ लोग भी नहीं इस फील्ड में जाते सुने। सो मुझे इसके बारे में बताइएगा कि हमने अपने साथ जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि बेसिकली ये फील्ड है क्या। अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिकली जहाज़ों की स्टडी है, एक बहुत वास्ट फील्ड है, जैसे एरोस्पेस कहते हैं, एविएशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है क्योंकि आपको पता है कि अब जितनी भी दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना और सब कुछ वो एविएशन के थ्रू है, एयरलाइंस के थ्रू है। बहुत सा जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो भी, तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सी फील्ड है। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ जिससे आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, के थोड़े वक्त में एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। एक तो लोगों को, जैसे जब पैंडमिक आया था तो कितनी सारी कोविड का, तो एक तो कहते हैं कि उसको शुरू करने वाली भी एविएशन थी कि लोग इधर से उधर सफ़र किया, लेकिन उसको ख़त्म करने वाली भी एविएशन थी क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जिस तरह मेडिकल इक्विपमेंट ट्रैवल की, थोड़े से वक्त में दवाइयाँ, वैक्सीन्स, जिसकी वजह से इस पैंडमिक पे काबू पाया गया पूरी दुनिया में कलेक्टिवली। तो और कहा जाता है कि जो हवाओं पे को तस्खीर करता है वो दुनिया पे हुकूमत करता है। तो इसलिए ये बहुत, हवा को तस्खीर करने का यही मतलब है कि आप हवा में उड़ें और उधर जाएं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं रही, फिर आपको शौक आया कि आपने पायलट की ट्रेनिंग भी ली है। जी। सो कैसे ये शौक आया, फिर एक्सपीरियंस वो शेयर कीजिएगा। एक्चुअली शौक तो था, आई थिंक फ्लाइंग का बहुत लोगों को शौक होता है, एडवेंचर है एक तरह का, जिनको एडवेंचर का शौक होता है। डर नहीं लगा बिल्कुल भी? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और इसी तरह मैंने वो पैराशूटिंग भी की हुई है, स्काई डाइविंग भी की हुई है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, डर नहीं लगता। लेकिन इसका मुझे जो एक फ़ायदा दूसरा ये भी हुआ क्योंकि हम अपनी जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हम जहाज़ों को डिज़ाइन करते हैं, जहाज़ बनाते हैं। जब आप सीट पर बैठी तो आपको एक नया एक्सपीरियंस बिल्कुल, आपको पता लगता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो इन रियलिटी कैसी है, वो कैसे बिहेव करती है। तो वो एक तरह से आपके प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। सही। आपने जो इंजन तैयार किया वो कमर्शियल तैयारों के लिए इस्तेमाल हुआ, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्यों सिर्फ कमर्शियल के लिए? अच्छा, इंजन्स जो बेसिकली दो मेरे इंजन्स हैं। हाँ, एक तो ये है कि जिस पे जो मेरी कंपनी है एरो इंजन क्राफ्ट, उस पर मैं कुछ सालों से काम कर रही हूँ, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं। वो एक इको फ्रेंडली इंजन है जो कि एक माहौल दोस्त मिशन है जो जहाज़ों की इमिशंस को ख़त्म करेगा। तो ये काम तो मैंने पीएचडी के दौरान किया, अपने वालिद साहब के साथ भी किया। उस पे कुछ चीज़ें, एक उसका एक पार्ट था जो उसको माहौल दोस्त बनाता है, जो कि मेरे वालिद साहब की इजाद थी। फिर उसके बाद हमने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी एरो इंजन क्राफ्ट के नाम से, उसका नाम मेरी बेटी ने रखा था मेरी कंपनी का, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमने उसका एक छोटे पैमाने पे इंजन बना लिया, अब उसकी टेस्टिंग हो रही है और जब ये टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह तो फिर हम इसको बड़े पैमाने पे बनाएंगे, फिर इसको जहाज़ में फ़िट करके टेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये दुनिया के तमाम जहाज़ों में लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने एक ईजाद की है, वो एक सुपरसोनिक इंजन है जिसके ऊपर एक पेटेंट किया गया है। और ये इंजन बेसिकली है जो कि फ़ास्ट ट्रैवल के लिए, जैसे एक ज़माने में एक जहाज़ होता था कॉन्कॉर्ड जो कि बहुत फ़ास्ट ट्रैवल करता था। जैसे हम कहते हैं जब भी हम आसमान में कोई चीज़ की स्पीड को नापते हैं तो हम एक चीज़ है जिसको माक नंबर कहते हैं, क्योंकि आसमान जो है बेसिकली उसमें हवा होती है, हवा के ऊपर एक साउंड वेव है और उस हवा के अंदर से हम ट्रैवल करते हैं। तो जब आप साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उसको हम कहते हैं साउंड स्पीड इज़ लाइक माक 1। तो हमारे तो कोई भी चीज़ जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है वो सुपरसोनिक होती है। जैसे आप ये जहाज़ कभी देखते हैं ना, सोनिक बूम आपको आवाज़ आती है, जैसे ये मिलिट्री के प्लेन्स कभी आसमान में उड़ते हैं F-16, एकदम से ऐसा लगता है जैसे एक धमाका हुआ है कि एक जहाज़ ने टेक ऑफ किया है। तो जो हमारे आम कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो सबसोनिक होते हैं, वो स्पीड ऑफ साउंड से कम होते हैं और हम उसमें सफ़र करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत फास्ट ट्रैवल करना है
जैसे आप चाहते हैं कि आप अमेरिका 8 घंटे में पहुंच जाएं, अभी तो लोग 16 घंटे 18 घंटे भी लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपको सुपरसोनिक में ट्रैवल करना है। सुपरसोनिक जो है ये इतने फास्ट प्लेन्स अभी तक ये है कि मिलिट्री में इस्तेमाल होते हैं, और एक ज़माने में एक जहाज़ कॉन्कॉर्ड उन्होंने ईजाद किया था जो कि सिविल कमर्शियल प्लेन था, लेकिन उस चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एक सोनिक बूम होता है, एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती है और इस तरह, तो वो प्रैक्टिकल नहीं था कि जैसे मिलिट्री में तो होता है ना, वंस इन अ व्हाइल कभी आपको वो आवाज़ सुनाई दे जाती है, मगर आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ बैठी हैं और हर दिन में 4 दफ़ा इस तरह की आपको आवाज़ सुनाई दे, तो वो एक अर्बन लाइफ के लिए बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। तो उसके लिए मैंने एक इंजन ऐसा, उसकी वजह से वो जो जहाज़ था पहले कॉन्कॉर्ड वो ग्राउंड हो गया था, यानी उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया इस्तेमाल करना। लेकिन मैंने अब चूँकि दुनिया जो है बहुत फास्ट पेस्ड होती जा रही है और एक तरह से जैसे लोगों के पास टाइम श्रिंक कर रहा है, लोग हर काम जल्दी करना चाहते हैं और कनेक्ट भी करना चाहते हैं ज़्यादा। जैसे हम आपको पता है कि इंटरनेट की वजह से कितनी ग्लोबल कनेक्टिविटी है, तो उसके लिए ये एक दोबारा से रिवाइवल है फास्ट ट्रैवल का या सुपरसोनिक प्लेन्स का कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए या ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। और ये सेहरा जाते हैं आपके सर पर, आपने इसको तैयार हाँ, तो मैंने इसको इजाद किया है, मतलब अभी इसको बनाया नहीं है, लेकिन एक तरह से आप एक नई चीज़ को क्रिएट करते हैं, तो ये मैंने एक तरह से आप एक सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर इसको एज ए पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं। लाइक दुनिया में फिर अगर उसका कोई बानी होगा या मौजूद होगा तो वो फिर आपके नाम से रजिस्टर होती है। सही। तो यूथ के लिए आपका मैसेज क्या होगा, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, कैसे देखती हैं आप इस फील्ड को, आने वाले वक्त में इसका स्कोप क्या है? स्कोप तो बहुत है, और अब ये है कि स्कोप इज़ नॉट जस्ट के पाकिस्तान में क्या स्कोप है, हमने वर्ल्ड वाइड देखना है, और हम इतने कनेक्टेड, हम यहाँ से अब अगर मैंने कुछ डिज़ाइन किया है तो वो कहीं दुनिया में और भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इस लिहाज से तो बहुत स्कोप है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ भी और लड़के भी जनरली जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, कुछ चीज़ें ईजाद भी करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन वो पेटेंट नहीं करते, उनको अपने नाम से रजिस्टर नहीं कराते। तो होता ये है कि वो उनको पब्लिश कर देते हैं जर्नल्स में और कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं, और वो जो रिसर्च होती है बिकॉज उसके ऊपर आप कोई बाइंडिंग नहीं, तो बहुत से बाहर के ममालिक वो रिसर्च यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और उनको वो कमर्शलाइज कर देते हैं, उस पर वो पैसा कमाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो रिसर्च है और अपनी अप्लाइड रिसर्च और अपनी जो भी इजादात हैं उनको अपने नाम से रजिस्टर कराएं और कोशिश करें कि हम खुद उसको एक प्रोडक्ट में तब्दील करके कमर्शलाइज करें, ताकि उसका फ़ायदा हमें भी हो और हमारे मुल्क को भी। बिल्कुल, और यही चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग सोचने लग जाएं कि हमने अपने फ़ायदे के साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी काम करना है, तो ये जज्बा मेरे ख्याल से आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? मैसेज मेरा यही है कि जो भी आपको काम इधर पता लगे कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल सकता है, उसको हर लिहाज से सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ यही होता है कि बहुत सा अच्छा काम होता है, लोग करना भी चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए काम रहना भी चाहते हैं, लेकिन चूँकि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, ना गवर्नमेंट की, ना सोसाइटी की, किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं होती, ना फाइनेंशियल ना कोई और, तो इवेंचुअली वो थक हार जाते हैं। और फिर जाहिर है टैलेंट तो होता है, तो बाहर से लोग उनको हाथों हाथ ले लेते हैं, उनको बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर कर देते हैं या उनको वहाँ बुला लेते हैं कि आप हाँ, तो होता क्या है, हमारे अपने मुल्क का सरमाया बाहर चला जाता है और हमें फ़ायदा पहुँचने के बजाय वो जो काम वहाँ पे करते हैं या जो चीज़ें वहाँ पे बनाते हैं वो हम दुगने तुगने पैसे दे के वहाँ से दोबारा खरीदते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इस तरह से सपोर्ट ज़रूरी है, और फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, बिकॉज़ ये मेरा जो मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, 4-5 साल से, तो मैंने यही देखा है कि हम लोग
एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, वी आर जस्ट वांटिंग कि हमें छोटा छोटा क्विक गेन्स हो, और लोग किसी सॉलिड चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, उसको फंड्स नहीं देते, उसको समझना नहीं बहुत चाहते, अच्छी चीज़ आप हाईलाइट कर रहे हैं। और उस पर रिस्क नहीं लेना चाहते। वो यही चाहते हैं कि मैं बस इधर एक कोई प्रॉपर्टी खरीदूं और वहाँ इन्वेस्ट करूं और मुझे पैसे मिल जाएं। इन्वेस्टर्स जो कहने को इन्वेस्टर्स होते हैं वो दे आर जस्ट यू नो, जो एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम है, स्टार्टअप लैंडस्केप है, उसमें भी वो दे आर जस्ट विंडो शॉपिंग, वो देख लेते हैं लेकिन उनको कोई एडिक्वेट सपोर्ट नहीं। और इस तरह के कामों को तो गवर्नमेंट को बहुत पेट्रोनाइज करना चाहिए, क्योंकि बाहर के ममालिक में होता है किस तरह की जो ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, ये आपके मुल्क का सरमाया होता है, इस पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। थैंक यू सो मच। और यकीन माने मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारे लोगों के लिए आप मोटिवेशन है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक। इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बहुत ही स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर बाहर हमसाया ममालिक में भी दिखाए और अपनी ज़बरदस्त अदाकारी की वजह से वो पहचाने भी जाते हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो मज़ीद भी बैरून मुल्क जाकर भी जो है वो काम कर रहे हैं। अभी आप उनके पिक्चर्स देख रहे हैं। शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने 2 एड्स में काम किया, एक मूवी में भी इंडियन उन्होंने काम किया। सो उनका एक्सपीरियंस, किस तरह से उन्होंने एक्टिंग की तरफ आए और अब बैरून मुल्क में भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। सो हम अपने मेहमान से जानेंगे, उन्हें वेलकम भी कहेंगे। नवीद खान ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगी, क्योंकि हम पिक्चर्स तो आपके काम के शेयर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने काम किया, लेकिन एक्टिंग आपने स्टार्ट कैसे की, कैसे आपने स्टार्ट लिया? वो भी लंदन में रहकर। इट्स नॉट ईजी। कोई मेरा ये, मैंने स्कूल में GCSE की थी, उसमें एक्टिंग क्लासेस में, तो वहाँ से ही मेरा शौक़ बढ़ता चला गया, क्योंकि वो आपको ना कई ऐसी जगहों में भेजते हैं जहाँ पे आपके फिल्म्स वगैरह बन रही होती है, ड्रामा बन रही होती हैं, तो वहाँ पे आपको भेजते हैं। फिर मेरा एक्टिंग स्किल बढ़ता गया। फिर उसके बाद फिर यानी शौक़ तो बचपन से ही था, कह सकते हैं। सही। अच्छा जी, पाकिस्तान से हैं आप बेसिकली, लंदन जाके एक्टिंग करना कैसा एक्सपीरियंस था? और वहाँ पर फिर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स भी करा रहे हैं। हमारे जितने यहाँ से सिंगर्स या फिर एक्टर्स जाते हैं, उनके साथ भी आपकी मीटिंग शीटिंग रहती है? यस, शो भी ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं। तो लास्ट ईयर हमने बगेक और सहर गुल खान का शो किया था, पूरे UK करोड़ का। उसके बाद ईशान रोकलिया किया था। तो उससे पहले भी बहुत शोज़ किए मैं, आतिफ असलम के साथ, राहत फ़तेह अली खान के साथ। शो ऑर्गेनाइज में तो मैं UK में हूँ, एक्टिंग में भी हूँ, और साथ साथ चलता रहता है सारा कुछ के साथ। सही। शाहरुख खान के साथ आपने एड्स में काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था? शाहरुख खान का ऑर्गेनाइज हमने किया था वो। अच्छा। उनको मतलब कि लाने वाले भी हम ही थे। तो एक्सपीरियंस एड में काम करने का अलग था, जो शाहरुख खान के साथ काम करने का ना, वो समथिंग टोटली डिफरेंट था वो तो। अच्छा, वहाँ तक पहुँचना हर किसी का ख्वाब होता है ना, मतलब एक बड़ा नाम है शाहरुख खान। सो किस तरह आपको ये मौका कैसे मिल गया? आई डोंट नो, बाई चांस से कह सकते हैं, मगर कभी सोचा नहीं था कि जिसकी मैं फिल्म्स वगैरह देखता था साथ में, और यकदम मैं एकदम सामने उसके साथ बैठा हुआ होऊंगा और साथ में बातें वगैरह कर रहे होंगे। तो ये नहीं कि ऐड के बाद ही हमारी मुलाकातें होती रही हैं, तो बस हो गया। तो ऑर्गेनाइज ही मेरा था सारा कुछ। अच्छा, इतने बड़े अदाकार के साथ काम करना, मतलब आपने उनके साथ ऐड की, कुछ खौफ नहीं आया? मतलब कुछ एक्टिंग करते हुए वो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा नहीं हुआ था। बस ये था कि सीखने को मौका मिलता है, इतना बता दूँ। उनको जब किसी बड़े आर्टिस्ट से मिलते हैं ना, तो उसकी जो 5 मिनट 10 मिनट भी देना, आपने कुछ ना कुछ सबक हासिल हो जाता है आपको उससे। तो मेन चीज़ जो मैंने उसकी नोट की थी वो थी पर्सनैलिटी। उसके बात करने का तरीका, सारा कुछ, दैट वाज टोटली डिफरेंट। एक ऐड में काम किया, फिर कितने गैप के बाद दूसरा? अच्छा, 1 साल के बाद दूसरा ऐड किया था शाहरुख खान से। बाद में हम रातें में रहे, फिर बाद में होता रहे। फिर एकदम आई डोंट थिंक सो, उसके बाद किसी
आई थिंक पाकिस्तानी ने। जब आप बाहर जाकर हमसाया मुल्क में काम करते हैं या वहाँ के अदाकाराओं के साथ काम करते हैं, ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आप अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी होता है कि अच्छा आपका काम अब सारी दुनिया में देखा जाएगा। सो क्या फील किया और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया? नहीं, ये जो पॉइंट आपने जो बताया ये बहुत वही डू केयर दिस डेफिनेटली। जब भी हम किसी भी आर्टिस्ट को, जिससे मैं इंडिया बहुत बार गया हूँ, मेरे मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो जो प्रदीप रावत है, गजनी फिल्म के विलन थे वो, कभी कभार मैं वहाँ पे भी जाऊँ तो वो कहता है यार लगता नहीं कि तुम पाकिस्तान से, ऐसा तो तुम इंडियन ही हो, हमारा फैमिली मेम्बर हो। मैं जब भी जाता हूँ उन्हीं की तरफ होता हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं जाहिर होने दिया कि मैं कुछ पाकिस्तान का या हमारी किसी फिल्म इंडस्ट्री का नाम लोअर करूँ ना। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अमावस में आपने काम किया, अमावस में कैसा एक्सपीरियंस था? आर्ट असिस्टेंट मैंने किया था, आर्ट में किया था मैंने, और इसमें जितनी भी ज़्यादा आर्ट थी ना वो हमने खुद वर्कआउट की थी सारी बैठ के इसमें अमावस में। इसके अलावा हाउसफुल 4 भी है, हाउसफुल 4 में प्रोडक्शन टीम में काम किया हुआ मैंने साथ, मगर प्रोडक्शन साइड में भी हूँ, शो ऑर्गेनाइज भी किया है और एक्टिंग साइड में भी गया हूँ। यानी हर फन मौला हम कह सकते हैं, ऑल राउंडर। सही। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या आगे मजीद करना चाह रहे हैं? शोज़ तो प्लान्स तो है ही ऑलरेडी हमारे लाइंड अप पे हैं जो यूके में हमने करने हैं। तो उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म साइड भी अब आस्ता आस्ता है उसमें भी। यूके में पाकिस्तानियों के लिए कितने मौके मौजूद हैं? जिस तरह आप शो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सो वो लोग जो कि अपने काम को आगे बाहर के ममालिक में जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे मुझे वहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, ठीक है, ये है मुश्किल बीच में कि आपको वहाँ से इधर आना पड़ता है। वहाँ पे इतने मौके नहीं, इतना कुछ नहीं कि आप वहीं पे सारा कुछ कर सकें। जैसे आर्टिस्ट भी होता है, हम वहाँ से यहाँ पे लेकर वहाँ जाते हैं। बस हाँ, मैं तो कहता हूँ यहाँ के प्रोड्यूसर सबको कहता हूँ कि वहाँ पे आएँ, शूट कीजिए उधर भी। वहाँ पे जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के कितने ऐसे फिल्म्स, ड्रामाज है बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर आके शूट होते हैं और हर लैंग्वेज के हैं। मगर वहाँ पे हमारी जो फिल्म लाइन के जो है आ रहा ना वो आए बहुत कम। आई थिंक रिसेंटली मैं लंदन ही जाऊँगा, आई थिंक वो शूट हुई थी। इसके अलावा मैं तो चाहता हूँ कि और भी हैं उस तरफ करें। उस तरफ काफ़ी लोकेशंस हैं जो अभी हमारे पड़ोसी मुल्क ने नहीं की, जो हमें पता है। बड़ी ऐसी कहानी है। मैं तो कहना चाहता हूँ, ये तो और मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स है, हम जो भी बाहर के आर्टिस्ट, बाहर के डायरेक्टर्स जो भी आते हैं, वो आते हैं वहाँ की कहानी लेकर आके इंग्लैंड में शूट कर देते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप इंग्लैंड की कहानियाँ शूट कीजिए जो हमारे अपनी पर्सनल वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अपनी पर्सनल कहानियाँ बेतहाशा हैं। अगर वो शूट होने लग जाए तो आप कहेंगे यार दे आर मोर स्ट्रगलिंग दैन अस। ये मैं कहना चाहूँगा, हमारे वहाँ पे भी काफ़ी कहानियाँ मौजूद हैं यहाँ पे और हमें उन पे काम करना चाहिए। और आप देखें फिर आप कितना आगे जाते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मेहमान जिनसे आज हमने मिलवाया अपनी अपनी फील्ड के माहिर भी थे और इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी उनकी तरफ से दिया गया। सो आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। अगेन, जिनकी कल और परसों बर्थडे है वो हमें अपने नाम और पिक्चर्स भिजवा दें। हम इंशाल्लाह मंडे के शो में शामिल करेंगे। आप अपनी सजेशंस और इसके साथ साथ फीडबैक ज़रूर हम तक पहुँचाइए। मंडे को हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।